आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरां, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद घूमने वाले भारत के रेस्टोरेंट की भी हो रही है। पहाड़ों में कहीं कहीं बिछी सफेद चादर इन दिनों पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही है। लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तक में बर्फ का दीदार हो रहा है। लाहौल स्पीति में हालिया बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग के पास स्थित कोकसर और स्नो पॉइंट ग्राफू इन दिनों सैलानियों के पसंदीदा ठिकाने बन गए हैं। बर्फ से ढकी घाटी, चारों ओर ऊंचे पहाड़ और शांत वातावरण ऐसा नजारा पेश कर रहे हैं जिसे सैलानी जन्नत से कम नहीं बता रहे हैं। यहाँ वो स्कीइंग, ट्यूब स्लाइडिंग, एटीवी राइडिंग, याक राइड और बाकी स्नो एक्टिविटीज का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। माइनस तापमान के बावजूद सैलानियों का जोश यहाँ देखते ही बन रहा है। हालांकि उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन चमोली जनपद में बद्रीनाथ से लेकर हेमकुंड साहिब तक में जगह जगह पानी जमकर बर्फ के रूप में नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कुदरती खूबसूरती के बीच यह दुनिया का सबसे ऊंचा घूमने वाला रेस्टोरेंट टूरिज्म को बढ़ावा देने और रोमांच पसंद करने वालों के लिए यहाँ समुद्री तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर अफरवात चोटी पर इस रेस्टोरेंट के उद्घाटन के मौके पर मौजूद लोगों की खुशी देखते ही बनी। गुलमर्ग गोंडोला फेज 2 से इस जगह पर पहुंचकर रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाते हुए बर्फ से ढके पहाड़ों, खूबसूरत घाटियों और आसपास की चोटियों का 360 डिग्री का शानदार नजारे का दीदार होता है। किसी को कोई मुकाम हासिल होता है तो परिवार की खुशियां किस तरह सामने आती हैं, ये उसी की तस्वीर है। पंजाब के अमृतसर के जसनदीप सिंह जब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर घर लौटे तो जमकर जश्न मनाया गया। जसनदीप के स्वागत में न सिर्फ परिवार बल्कि इलाके के लोगों ने भी ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर भांगड़ा किया। जसनदीप के रूप में एक ही परिवार की तीसरी पीढ़ी भारतीय सेना में शामिल हुई है। Show category IDA 2025 goes to India, Skip and Johnny! मुंबई की डीजे जॉनी ने जीता IDA 2025 शोकेस श्रेणी में डीजे विश्व चैंपियन का खिताब। डीजे जॉनी और डीजे स्किप को पोलैंड में आयोजित चैंपियनशिप में इस खिताब से नवाजा गया। ग्लोबल डीजे कंपटीशन के 40 वर्षों में ये पहली बार है कि किसी भारतीय डीजे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दुनिया भर के शीर्ष कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए जॉनी और स्किप की इस जोड़ी ने अपनी रचनात्मकता, तकनीकी दक्षता और ऊर्जावान प्रदर्शन से जजों को प्रभावित किया। ये प्रतियोगिता हर साल पोलैंड के क्राकोव में आयोजित होती है। यूपी के सहारनपुर के स्क्रैप आर्टिस्ट ने कबाड़ से एक से बढ़कर एक आइटम बनाए हैं। आर्टिस्ट अरुण कुमार ने वेस्ट मटेरियल से जिराफ, शेर, हाथी, घोड़े को ऐसा आकार दिया है जो बेहद आकर्षक है। कबाड़ को कला में बदलने वाले अरुण की मेहनत और नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पुराने ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सिलाई मशीन के पुर्जे, बाइक और ट्रक के घिसे पिटे हिस्सों को अरुण आकर्षक कलाकृति में बदल देते हैं। इनकी हर रचना पूरी तरह से हस्त निर्मित, पर्यावरण अनुकूल और शून्य कार्बन फुटप्रिंट वाली होती है। बात करते हैं दिल्ली की जहरीली हवा से कैसे बचे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 लागू हो गया है। आज भी दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में ही रहा, लिहाजा दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने कड़े कदमों का ऐलान कर दिया है। अब 18 दिसंबर पे पेट्रोल पंपों पर उन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले निजी वाहनों को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। वहीं निर्माण गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण पर भी सरकार ने सख्ती जताई है, यानी कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर साफ देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में हवा का स्तर इस कदर बिगड़ा कि सरकार ने ग्रैप 4 लागू कर दिया। हालात तो ये है कि अक्सर लोग ये कहते सुने जाते हैं कि जहरीली हवा से कब छुटकारा मिलेगा।
एक्चुअली मैं आज पहली बार दिल्ली में आया हूँ। तो बाहर से आए हैं? हाँ। अच्छा, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है। तो आते ही पता चल गया? नहीं, मुझे एक्चुअली एलर्जेटिक प्रॉब्लम भी है। ज्यादातर लोग आपके आसपास दिखाई दे रहे मास्क लगाते हुए। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से लगाना चाहिए सबको। ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है सांस लेने में कई कई जगहों पर? कभी कभी जैसे बाइक वगैरह पे अगर घूमो तब थोड़ा सा हो रहा है, वैसे तो मैं बस खाली प्रिकॉशन के लिए लगा लेता हूँ। ये तस्वीरें दिल्ली की हवा की हकीकत साफ बयां कर रही हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद या मेरठ सभी जगह धूल धुएं का गुबार है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा तो विजिबिलिटी और पॉल्यूशन, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में अब ठंड का मतलब होता है दमघोटू हवा से जंग लड़ना। इस वक्त मेरे ठीक पीछे आपको अक्षरधाम का कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा और साथ ही दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे। विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो रखी है क्योंकि आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली और आसपास के इलाके में फॉग यानी कि धुंध का असर रहने की पूरी संभावना मंगलवार को बनी रहेगी। येलो अलर्ट भी जारी किया गया था और उसका असर इस वक्त आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दिखाई देगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी शहर में रहते हैं तो धुंध से लड़ते जूझते हुए आपको अपने दफ्तरों तक पहुंचना है। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली वालों के लिए एक और लड़ाई इस वक्त बहुत बड़ी है। वो लड़ाई है वायु प्रदूषण से लड़ने की, क्योंकि बीते 3 दिनों से दिल्ली वालों के पास एक ही ऑप्शन था कि बेहद ही खराब हवा में वो सांस लेना चाहते हैं या फिर सीवियर कैटेगरी, संवेदनशील कैटेगरी की हवा में सांस लेना चाहते हैं। बीते 3 दिन से दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में था और आज राहत की बात अगर कह सकते हैं कि वेरी पुअर कैटेगरी में एक बार फिर से एयर क्वालिटी पहुंचा है। अगर इसे राहत की सांस लेना हम दिल्ली वालों के लिए कहना चाहें, लेकिन वेरी पुअर कैटेगरी भी किसी भी लिहाज से सांस लेने लायक हवा नहीं मानी जाती है, लेकिन ये दिल्ली वालों की नियति है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए इतना कहना चाहता हूँ, 9-10 महीनों दिल्ली सरकार ने ग्रेफ 4 तब लागू किया जब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 450 के आंकड़े को पार कर गया, जिससे हवा जानलेवा की श्रेणी में आ गई। अब आंकड़ों पे नजर डालते हैं आखिरकार इस वक्त दिल्ली में हो क्या रहा है। 378 दिल्ली का ओवरऑल AQI है। बीते 3 दिनों में आप देखिए कैसे सीवियर कैटेगरी में AQI रहा और अब यहाँ से खेल शुरू होता है। आनंद विहार 410, अशोक विहार 413, DTU 423, इस तरह से तकरीबन 1 दर्जन जो इलाके हैं दिल्ली के वो सीवियर कैटेगरी में हैं, जिसमें वजीरपुर में और जहांगीरपुरी में हालात सबसे ज़्यादा खराब है। साउथ दिल्ली के सिरी फोर्ट और नेहरू नगर में भी हालात इस वक्त सीवियर कैटेगरी में बने हुए हैं। कुल मिला के सरकारी एजेंसियां काम करने की तमाम स्टेटमेंट्स और दावे करेगी, लेकिन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दमघोटू हवा में सांस लेने से सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को प्रदूषण में बीते दिन के मुकाबले कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब भी AQI गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं और ग्रेफ 4 प्रतिबंधों का असर अब राजधानी दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिल रहा है। जो AQI 500 के ऊपर, 600 के ऊपर भी पहुंच गया था, वो घट के 400 के नीचे आ गया है। अगर हम पूरी दिल्ली की AQI की बात करें तो 350 के आसपास राजधानी दिल्ली का ओवरऑल AQI है। हालांकि आनंद विहार, जहांगीरपुरी जैसे कुछ इलाके, वहां पर AQI अभी भी 400 के पार है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने और आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन, जो विजिबिलिटी स्मॉग की थी, लगातार धुंध और धुएं की वजह से पूरी एक परत छाई रहती थी, उसमें आज थोड़ी राहत जरूर है। आज AQI जहां पर हम मौजूद हैं इस इलाके का AQI 360 के आसपास है, जबकि बाकी दिल्ली के भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर
400 के पार AQI है और वो है आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर, पंजाबी बाग के इलाके हैं, जबकि आरके पुरम में भी 399 यानी 400 के करीब AQI पहुंचा हुआ है। हालांकि कुछ इलाके जैसे लोधी रोड जैसे जो इलाके हैं वहां पर AQI 350 से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को लेकर अस्पतालों के OPD में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। लिहाजा सांस की दिक्कत या प्रदूषण से जुड़ी किसी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। मुझे लगता है पिछले कई दिनों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक पर उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और सब टिपिकली वही है जो पोल्यूशन की वजह से आंखों में जलन होना, उनको चिड़चिड़ापन होना, रात भर नींद नहीं आना, थकान रहना, ये एक अलग इशू है पोल्यूशन का। पर जो मेन सांस की तकलीफ होती है, खांसी जो ऐसी होती है कि ठीक ही नहीं होती, ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं, एलर्जिक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए आजकल। और ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है बच्चों में और बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं बच्चे इस समय। पर इसका हमने कई बार देखा कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा होता है छोटे बच्चों में, क्योंकि लंग्स बड़े इमेच्योर होते हैं। तो सवाल है कि दिल्ली में रहकर आप अपने आप को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। धुंध या स्मॉग हो तो घर से बाहर न निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें तो N95 मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। बिना मास्क के बाहर जाना अवॉइड करें। इस समय मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें। वहीं शाम को भी घूमने और टहलने के लिए घरों से बाहर न निकलें क्योंकि इसी समय पर प्रदूषण तत्व सबसे ज्यादा रहते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों और बाजारों में जाने से बचें। हवाई यात्रा कर रहे हैं तो भी मास्क का प्रयोग जरूर करें। घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। हालांकि इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उनका पालन जरूर करें। बचाव के तो वही सबसे इसके दो तरह के हैं। एक तो भी पर्सनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरा सरकार के लेवल पे कि क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि और एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए सरकार की, जो खासकर जो ये डस्ट है सड़क के ऊपर, इसको हटाना चाहिए। इससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ये लूज सॉइल नहीं होनी चाहिए। और पर्सनल लेवल पे तो आप लोग कोशिश करें इंडोर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और सुबह शाम जबकि हवा ठंडी होती है उस समय पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उस समय आप बाहर ना जाएं। और घर में दूसरे जो छोटे मोटे मेजर्स हम लोग बोलते हैं कि भाई ड्राई मॉपिंग करें, घर में अगरबत्ती वगैरह ना जलाएं और एज फार एज पॉसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, प्राइवेट का इस्तेमाल ना करें। फिलहाल दिल्ली की हवा बेहद खराब कैटेगरी में है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह शाम बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनें और घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। समंदर में बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत, चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। समंदर में अब भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को शामिल कर लिया गया है। DSC A20 देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। इसे आज कोच्चि नेवल बेस पर औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। DSC A20 को आधुनिक अंडर वाटर मिशनों के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस डाइविंग सिस्टम लगे हैं जो नौसैनिक गोताखोरों को सैचुरेशन डाइविंग, हाइपरबैरिक ट्रीटमेंट और गहरे समुद्र में मरम्मत और बचाव अभियानों में मदद करेंगे। इससे तटीय और समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशनल तैयारियां और मजबूत होंगी। IIT दिल्ली के बाद अब देश के दूसरे राज्यों में भी जेनजी पोस्ट ऑफिस खुलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले जेनजी हाईटेक पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ आज भिलाई IIT में हुआ। इससे पहले सोमवार को झारखंड के सरायकेला में NIT जमशेदपुर परिसर में जेनजी हाईटेक पोस्ट ऑफिस खोला गया। देश में जेनजी पोस्ट ऑफिस एक नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पारंपरिक डाक सेवाओं को डिजिटल और आकर्षक बनाया गया है। इनमें वाईफाई जोन, QR आधारित बुकिंग, कैफे की सुविधाएं मिलती है ताकि युवाओं को इससे जोड़ा जा सके। छत्तीसगढ़ में सुकमा के पेद्दा बोडकिल में नया CRPF कैंप खोला गया। इसका मकसद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ साथ दूर दराज के आदिवासी समुदायों को बुनियादी सुविधाएं, खासकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से पहले यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। पहले ग्रामीणों को चिकित्सा उपचार के लिए चिंतलनार तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे पैदल चलना पड़ता था। अब उन्हें यहाँ समय पर उपचार मिल जाता है। साथ ही CRPF की मौजूदगी से लोगों को आने जाने में किसी तरह का डर भी नहीं लगता। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और आर्ट वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसमें नेपाल, थाईलैंड, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत समेत देश विदेश के करीब 150 कलाकारों ने हिस्सा लिया।
2 दिन तक चलने वाली इस कला प्रदर्शनी का विषय है नेचर ऑफ द कैनवास। ऐसे में कलाकार प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी थीम और चीजों से कलाकृतियां बनाते नजर आए। विजय दिवस की आज देश विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में शहीद जवानों के परिवार वाले और पूर्व सैनिक शामिल हुए और आम जनता से लेकर नेताओं ने अपने वीर सपूतों को याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज ही के दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। यह हमारे जवानों के दमखम की वो तस्वीर है जिसे देखकर दुश्मन सहम जाते हैं। ये नए भारत के पराक्रम का वो शंखनाद है जिसके जय घोष की धमक पूरे विश्व में सुनाई देती है। ये विजय दिवस का उत्सव है। ये भारत के रणबांकुरों के शौर्य और पराक्रम की महागाथा है। सोलह दिसंबर 1971 भारतीय इतिहास का ये वो दिन है जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय पताका फहराकर बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। जब पाकिस्तान पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में भारतीय पूर्वी कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोरा की मौजूदगी में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। नियाजी के नेतृत्व में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े आत्मसमर्पण में से एक था। आज देश 1971 में पाकिस्तान पर मिली विजय की गौरव गाथा को याद कर रहा है। अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को देश नमन कर रहा है। इस विजय दिवस को याद करते हुए शहर दर शहर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में आयोजित 54वें विजय दिवस के मौके पर मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह का कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस प्रमुख जनरल अनिल चौहान के साथ भारतीय सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। विजय दिवस पर कोलकाता में सेना के जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर से जवानों ने स्काई डाइविंग कर तिरंगा लहराया, जिसे देख वहां मौजूद दर्शकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तिरंगा लहराते लड़ाकू विमान शांति और सद्भाव का संदेश देते नजर आए। हरियाणा के पंचकुला में भी देशभक्ति के तराने सुनाई दिए। वहां सेना की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर भारतीय सेना के उन वीरों को भी याद किया गया जिनके साहस से पाकिस्तानी खेमे में हलचल मच गई थी। आज जहां देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है, वहां चंडी मंदिर के अंदर भी जो है विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और याद किया जा रहा है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि जिन्हें परमवीर चक्र भी मिला और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था बैटल ऑफ बसंतर में। 1971 का जब वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया, तो बैटल ऑफ बसंतर के लिए अरुण खेत्रपाल को याद किया जा रहा है और उनके जो साथी थे उस वक्त के, जिन्होंने उनके साथ नौकरी की, काम किया या ड्यूटी की, वो याद करते हैं भी किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स को जो है निस्तनाबूद किया, डिस्ट्रॉय किया। ऐसे ही एक शख्स थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। खेत्रपाल ने अपने साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी फिल्म 21 इसी महीने 25 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जब एकेडमी में भी थे तो बहुत ही साइलेंट और रेजोल्यूट अफसर थे। कैडेट जो जब थे तो वो जो भी काम करते थे बड़ी दिलेरी से काम करते थे और कोई जल्दी नहीं होती थी उनको। बड़े आराम से वो जो टास्क उनको दिया जाता था वो एग्जीक्यूट करते थे। वो सीनियर अंडर ऑफिसर थे अपनी कंपनी के और मैं उस टाइम BCA था अपनी बटालियन का, तो हम इकट्ठे गोल्फ खेलने जाते थे।
वहीं पूर्व सैनिकों ने युद्ध के दौरान के हालात से आज की पीढ़ी को रूबरू करवाया और बताया कि उन्होंने कैसे दुश्मनों को जंगे मैदान में खदेड़ा था। उनकी पोजीशन के ऊपर क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का लाइन ऑफ नो कंट्रोल जो था उसको ब्रीच कर लिया था, तो उन्होंने काउंटर अटैक किया और वो काउंटर अटैक के रास्ते में खेतरपाल साहब के टैंक थे, तो 3 टैंकों के साथ उन्होंने उनको उड़ाया और तकरीबन 6 से लेकर 10 टैंक उन्होंने खुद बर्बाद किए। हैदराबाद में विजय दिवस पर हुए कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। असल में 16 दिसंबर की कहानी आज भी लोगों को जुबानी याद है, क्योंकि ये कहानी भारत और उसकी सेना के अप्रतिम शौर्य, साहस और बलिदान को बयां करती है। पंचकुला से अरुण बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 533 अंक लुढ़कर 84,680 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 167 अंक फिसला, ये गिरकर 25,860 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। मंगलवार को सोना 1700 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 1,35,900 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1000 रुपए की कमी आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,98,500 रुपए हो गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 23 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 91 रुपए 1 पैसे हो गई। बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर बाइक पल्सर 220F का नया एडिशन लॉन्च कर दिया। इस नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव डुअल चैनल ABS है। इससे बाइक की सेफ्टी अब पहले से और बेहतर हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत 1,28,000 रुपए रखी है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी विश्व प्रसिद्ध वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में VIP दर्शन पूजा को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था देवता को परेशान करने जैसी है। चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई है जिसमें मंदिर प्रबंधन से जुड़े पक्षों ने कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मंदिर को दोपहर 12 बजे बंद करने के बाद भी देवता को 1 मिनट का भी विश्राम नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इसी समय मंदिर में विराजमान देवता का सबसे ज्यादा शोषण होता है। कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर सवाल उठाया कि जो अमीर लोग सबसे ज्यादा पैसा दे सकते हैं उन्हें विशेष पूजा की अनुमति दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से दायर की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 के तहत गठित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2025 में गठित हाई पावर्ड कमेटी के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई है। इनमें विशेष तौर पर दर्शन के समय में बदलाव और मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप शामिल है। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से दलील रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दिमान ने कहा है कि इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दर्शन के समय में बदलाव कर दिया गया है जो परंपराओं को प्रभावित करता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बांके बिहारी मंदिर की पूजा पद्धति और संचालन 1939 की प्रबंधन योजना के तहत दशकों से चलता आ रहा है, जिसमें दर्शन का समय, पूजा की विधि, सेवायतों की भूमिका, मंदिर की आर्थिक व्यवस्था सब कुछ स्पष्ट रूप से निर्धारित है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक समिति को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में तय की है। जाहिर है कि मंदिरों में VIP दर्शन और पूजा एक बड़ा मुद्दा है और इसी व्यवस्था से आम श्रद्धालु सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर हमने लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर के जो सेवायत हैं उनसे कहा गया, हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि आप टाइम बढ़ा दीजिए मंदिर का,
लेकिन उन्होंने टाइम नहीं बढ़ाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वीआईपी लोग आते हैं सुबह में मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, तो वो तो मंदिर में आते हैं, तो उनके आने से ठाकुर जी को डिस्टरबेंस नहीं होता। बिल्कुल होगी डिस्टरबेंस, जरूर होगी जी। टाइम तो मतलब वीआईपी का बंद करना चाहिए, वीआईपी टाइमिंग का। तो वीआईपी के खिलाफ मैं भी हूँ। मैं बहुत छोटे से आ रहा हूँ, मैं 4-5 साल का था तब से मैं आ रहा हूँ। मैं हर महीने आता हूँ वृंदावन, हर महीने वृंदावन आ रहा हूँ मैं। करीबन मेरे को आते 18 साल हो गए वृंदावन आते। लेकिन वीआईपी वाला मेरे से बोला गया था पैसे लेके करवा दूंगे वीआईपी दर्शन, मैंने आज तक नहीं किया। मैंने कि जो ठाकुर जी बुला रहे हैं तो हम बाहर दर्शन कर लेंगे। वीआईपी तो बहुत गलत है, वीआईपी के हम भी बहुत खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट एकदम सही कह रहे हैं कि भाई समय बढ़ा दिया जाए तो लोगों को और अच्छे दर्शन होंगे। समय तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन समय एक लिमिट का भी होना चाहिए। मतलब मेरा जो मानना है कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन का, लेकिन समय एक ऐसा बाग बिहारी छोटे उसमें बाल रूप में है, तो कुछ समय बढ़ाना चाहिए, लेकिन इतना बढ़ाना चाहिए कि पूरे दिन तक का जो अपना वो है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठाकुर जी की सेवा अगर बाल रूप में आप उन्हें आराम कराते हैं, लेकिन वीआईपी लोग आ जाते हैं उनको आप दर्शन करा देते हैं, तो फिर ठाकुर जी को डिस्टरबेंस नहीं होता। ये तो सरासर गलत बात है। मंदिर सबके लिए समान है। मंदिर यहाँ पे या तो ऊंच नीच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना यहाँ पे कोई वीआईपी है और ना यहाँ पे कोई गरीब आदमी, यहाँ पर सब समान है। तो ये गलत बात है बिल्कुल भी, जो वीआईपी के दर्शन हो रहे। भाई आप आम लोगों को तो ले जाते हो, लेकिन वीआईपी को तो ले जाते हो, लेकिन आम लोग रह जाते हैं। तो आम लोगों के लिए और वीआईपी के लिए क्यों फर्क है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल ये बहुत गलत बात है कि अगर पहले वीआईपी अगर दर्शन करेंगे तो फिर जो आम आदमी ये कहाँ जाएंगे। मंदिर है, मंदिर में सबका समान, सब एक समान होते हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई वीआईपी नहीं। महाराज जी के लिए कोई वीआईपी नहीं है और सभी वहाँ पे समान है। तो ये बहुत गलत बात है कि पहले वीआईपी दर्शन करेंगे फिर आम इंसान। वीआईपी तो बंद होना चाहिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम शुभम चपराना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठाकुर जी के दर्शन का टाइमिंग की बढ़ाने की, गोस्वामी कह रहे हैं कि टाइमिंग नहीं बढ़ाया जाए, वही जो वीआईपी आते हैं उनको ले जाके दर्शन करा दिया जाता है। ये तो गलत है। वीआईपी दर्शन तो देखो शुरू से बंद होने चाहिए, सबको एक समान ही, मतलब सबके दर्शन हो, वही चीज अच्छी है। टाइम सुप्रीम कोर्ट सही है जी, सही है अपनी जगह। रुक करते हैं प्रगति मार्ग, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। ऐसी काबिलियत दिखाई है बिहार के बेतिया की बेटियों ने। संसाधनों की कमी के बावजूद वहां की लड़कियों ने फुटबॉल खेलने में अपना खूब पसीना बहाया। उनकी ये मेहनत ऐसी रंग लाई कि उनमें से 7 लड़कियां राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चुनी गई हैं और अब वो बाकी लड़कियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है, जिससे फुटबॉल में उनकी खूब दिलचस्पी देखी जा रही है। सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। हौसले अगर बुलंद हों तो कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के दम पर सुविधाओं के अभाव में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उबड़ खाबड़ जमीन, पानी और कीचड़ के बीच खेलनुमा मैदान में बांस से बने गोल पोस्ट के बीच प्रैक्टिस, लेकिन फुटबॉल को लेकर गजब का जुनून। इस खेल के हुनर को बारीकी से समझने की कोशिश और उसके लिए जी तोड़ अभ्यास करती ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया की बेटियां हैं। सीमित संसाधनों और कठिन हालात के बीच इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए इन बेटियों ने बुलंद हौसले और मेहनत के दम पर जो कामयाबी हासिल की है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इनमें से 7 लड़कियों का चयन राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। खास बात यह है कि ये सभी लड़कियां पश्चिम चंपारण के एक ही गांव की हैं। गौनहा प्रखंड के सीठी गांव की लड़कियों ने अपनी मेहनत से हासिल हुनर के दम पर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इतना दिन के मेहनत के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे बहुत काफी अच्छा लग रहा है। मैं दिन रात मेहनत कर चाहती हूँ इंडिया खेलना। मैं एक अच्छा प्लेयर बनना चाहती हूँ कि भारतीय टीम में खेलना चाहती हूँ, अपना अच्छा प्रदर्शन करके। राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चुनी गई लड़कियों ने प्रथम खेल नर्सरी से ट्रेनिंग लेकर अपनी प्रतिभा को निखारा। खेल नर्सरी में इन्हें न सिर्फ फुटबॉल बल्कि जीवन में संघर्ष, अनुशासन और आत्मनिर्भर बनने की सीख भी मिलती है। अभ्यास के दौरान कई बार मैदान, खेल के लिए जरूरी सामान और आर्थिक दिक्कतों का सामना भी लड़कियों को करना पड़ता है, लेकिन कोच और खेल नर्सरी के मार्गदर्शन में ये कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती, जिसका परिणाम सुखद रूप में सामने आया है। ग्रामीण इलाके की लड़कियों के राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन होना बाकी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा की तरह साबित हुई है। उन लड़कियों के सफर से प्रेरणा लेते हुए अब आसपास के गांवों की बाकी लड़कियों की भी फुटबॉल को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है और वो भी इसे बतौर करियर अपनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं।
दर्जनों गांव की लड़कियां अब नदी नाले पार कर इस खेल का हुनर सीखने के लिए पहुंच रही हैं, जहां उन्हें अलग अलग तरह के एक्सरसाइज कराने के साथ ही फुटबॉल का कड़ा अभ्यास कराया जाता है। बेतिया से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ी की चमकी किस्मत। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए अबू धाबी के इतिहाद में मिनी नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खूब दाम लगा। 19 साल के कार्तिक शर्मा आईपीएल ऑक्शन में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। 30 लाख की बेस प्राइस वाले कार्तिक को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए के रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। इससे कुछ मिनट पहले ही एक और अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर को भी सीएसके ने ही 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। उनका भी बेस प्राइस 30 लाख रुपए था और इस तरह कार्तिक और प्रशांत वीर सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। आईपीएल की मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ग्रीन ने अपने ही देश के मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्हें 2024 में केकेआर ने ही 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। ओवरऑल ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की भारी भरकम कीमत पर खरीदा था। दुबई में अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट में विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बड़े अंतर से मलेशिया की टीम पर जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली भारतीय टीम के कुंडू ने मैच में 125 गेंद पर 16 चौके और 9 छक्के की मदद से नाबाद 209 रन बनाए। उनके इस दोहरे शतक की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 408 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मलेशिया की पूरी टीम महज 93 रन पर ही ढेर हो गई और भारत ने 315 रनों से मैच जीत लिया। बात मेक इन इंडिया के तहत अपनी अलग पहचान बनाने वाली जयपुर वॉच कंपनी की। लग्जरी घड़ियां बनाने वाली कंपनियों में आज इसका भी नाम शामिल हो गया है। जयपुर वॉच कंपनी भारत की पहली कस्टम मेड वॉच कंपनी है। साल 2013 में शुरू हुई इस कंपनी के फाउंडर गौरव मेहता से ही जानते हैं कि आखिर इसकी सक्सेस की स्टोरी क्या है। ये है मेरी कहानी। टुडे वाज अ चांस फॉर मी टू शेयर अबाउट माय स्मॉल जर्नी विद जयपुर वॉच कंपनी। I would always open up things which had something mechanical around them, be it a toy, be it a watch, be it anything. Jaipur Watch Company happened because of a coincidence. I was opening up a watch, मैंने एक फेविक्विक लिया और इसके अंदर एक कॉइन चिपका दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी होल था। I started wearing the watch. बट लाइफ में ना हर आदमी को एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी नया करने के लिए एक वैलिडेशन की जरूरत होती है। मेरे बचपन के फ्रेंड है विशाल जी, मैंने ये वॉच पहनी हुई थी। आई शोड इन द वॉच, आई सेड कि यार विशाल ये बनाया है कुछ, तेरे को क्या लगता है कि इसको बिजनेस बना सकते हैं क्या? एंड लाइक ऑलवेज उसने मुझे एक चीज हमेशा जो बोली है वो बोली है, यस, वॉचेस शुड बी परफेक्ट। And you know, we finally were able to make a collection using the silver coin of 1 rupee. This is the watch. This was the first watch which we made. We named it the Imperial Watch Collection. तो मैंने खुद ही क्रिएटिव बनाए, खुद ही पोस्ट करा फेसबुक पे और खुद ही उसको अपने हिसाब से जैसे तैसे करके बूस्ट कर दिया। मिस्टर मनीष मौर्य, he was my first customer. बॉम्बे में प्रमोट किया। बॉम्बे में एक मित्र है हमारे विवेक गुप्ता जी, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि उनका फोन आया मेरे पास में विवेक जी का, बोले यार आपकी वॉचेस बड़ी अच्छी लग रही है फोटो में। He said, I will sell your product in Bombay. I have a store. I will launch your product. I will give you the right platform. He threw a 2-day launch party at his store just to launch my collection. He introduced me to media for the first time. I approached Taj Khazanas. Mr. Manish Kakkad was there. He's still there in Taj Khazana. He still looks after merchandising. Manish ji was kind enough. He saw the products and he was like, "Yeah, this is fantastic. ये बिकेगा ताज में." उन्होंने पहले दिन मेरे को 11 ताज होटल दे दिए। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।